Show. द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर्स शो के एपिसोड 195 यानी कि 195 में आपका स्वागत है। मित्रों, हर बार की तरह आज हम फिर एक नायाब शिक्षक के साथ इस शो में हाजिर हैं। आज 195वां एपिसोड है और आप जानते हैं कि हम इस शो में पूरे देश भर के, दुनिया भर के सरकारी लेकिन असरकारी शिक्षकों के साथ हर बृहस्पतिवार शाम 7 बजे आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज हम जिस खास मेहमान के साथ हैं उनका परिचय मैं आपसे कुछ ही क्षणों में कराऊंगा। आज हमारे साथ हैं श्रीनगर, श्रीनगर कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, उत्तराखंड वाला श्रीनगर, गढ़वाल वाला श्रीनगर, पौड़ी वाला श्रीनगर, जहां हमारी अलकनंदा नदी बहती है तो उसके किनारे बसा हुआ खूबसूरत शहर है श्रीनगर। कभी आइए श्रीनगर, आप श्रीनगर के नाम से सीधे कश्मीर पहुंच जाते हैं लोग, तो मैं आपको उत्तराखंड के श्रीनगर ले जाना चाहूँगा। हमारे साथ उत्तराखंड के श्रीनगर से हैं श्रीमती आरती रावत पुंडीर जी, जो बहुत ही बेहतरीन कवयित्री हैं, साहित्यकार हैं, शिक्षिका हैं। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। आप सभी को सादर प्रणाम। और जी, और लोग भी हमारे शो से जुड़ते जा रहे हैं, तो हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी मुंडनेश्वर में तो निश्चित रूप से नहीं होंगे, वो छोरा गंगा किनारे वाला मिर्ची बाबा मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। बहुगुणा सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं इस समय आपके काशीपुर में ही थोड़ी देर के लिए रुका हूं। मुझे हल्द्वानी पहुंचना था लेकिन लेट हो गया, तो अभी अपने एक मित्र के यहाँ पे काशीपुर में रुक गया हूँ कि मैंने कहा शो में थोड़ी देर साथ दे देता हूँ। और आरती जी का स्वागत है। जी, धन्यवाद सर। आप थोड़ी देर ही साथ दे रहे हैं, आजकल शो में ज्यादा देर नहीं दे रहे, मैं देख रहा हूँ, तो ये इसका कुछ जुर्माना आपको देना पड़ेगा। असल में कल एक बहुत आवश्यक बैटरी है, मुझे कुछ कागज वगैरह तैयार करनी है, आपने 3-4 और भी है, तो मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा देर रह सकूं। और मैं अभी किसी के घर में बैठा हुआ हूं, तो वो घर वाले मुझे बाहर निकाल ना दे थोड़ी देर बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। पूरे टाइम रहेंगे। अगर जो सर ऐसी हिम्मत किस्म है जो आप जैसे प्रचंड मिर्ची बाबा को घर से निकाल दे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई शख्सियत अभी तक इस धरती पर प्रकट हुई है। तो खैर मित्रों, हम बात करेंगे बहुगुणा जी से भी जब तक वो उपलब्ध रहेंगे। और आज देख रहे हैं आप, चमक है उनके चेहरे पर, नहाए हुए हैं, आज एकदम ताज़ा तरीन दिख रहे हैं, काशीपुर पहुंच गए हैं। और हमारे साथ इस शो में जुड़ी हैं, इस शो की को होस्ट और हमारी दोस्त दिल्ली से सीमा सक्सेना मैम, जो बहुत ही शानदार संचालन कर रही हैं लंबे समय से हमारे साथ। कुछ ही क्षणों में हम
आपको उनसे रूबरू कराएंगे। लेकिन इस बीच बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी सबको नमस्कार कर रहे हैं। उपाध्याय सर आपको भी नमस्कार। कमलेश जोशी जी कह रहे हैं आरती जी का स्वागत है। जयदीप सिंह नयाल जी नमस्कार भेज रहे हैं। और नीरज नैथानी सर कह रहे हैं कि पटल पर उपस्थित सभी माननीय जनों का हार्दिक अभिवादन। नैथानी सर आपका भी बहुत बहुत अभिवादन। आज बहुत दिनों बाद आप प्रकट हुए, अच्छा लगा कि आप शो में आज बहुत दिनों बाद आए हैं। आप हमारे मेहमान भी रहे हैं और खुद भी बहुत कमाल के कलाकार हैं। तो सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी शेर व शायरी के बिना तो हमारा शो अधूरा है, तो एक तड़कता फड़कता शेर आप सुना दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बस जरा सीमा जी के आने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो हमारा कार्यक्रम है वो असीम हो जाता है। अरे धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, और हमारे भट्ट जी इतना मान देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा द टीचर शो इसीलिए कहलाता है क्योंकि हमारे इस पर सभी बहुत ही सरकारी लेकिन असरकारी टीचर्स हमसे जुड़े हुए हैं। और आज बहुत पुरानी इकबाल वाली बात जरूर कहूंगी कि यूनान मिश्र रोम सब मिट गए जहां से। मेरा नेट कुछ गड़बड़ चल रहा है शायद। कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस हिंदुस्तान की सरजमी पर पैदा होने के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उस ईश्वर का जिसने हमें यहाँ पर जन्म दिया है और एक शिक्षक के रूप में हमें यहाँ पर उतारा है। तो एक शिक्षक का काम ही है कि हम रास्ता दिखाते चलें और आगे बढ़ते चले मैम। तो हमारा ये शो द टीचर शो इस गरिमा को बनाए हुए है, और हमारे पास बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व यहाँ से जुड़ते हैं, और उनमें से आप भी एक हैं। तो भट्ट जी, मैं शुरुआत यहाँ से ही करती हूँ और आगे आगे आप ही इस शो को लेके चलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना इफ्तिदार इश्क में रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो वापस माइक की जी धन्यवाद आपका। आगे आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, हम भले की कामना से ही सब करते हैं। तो फरीदा शोक मैम कश्मीर से जुड़ी हुई है हमारे साथ। गुड इवनिंग टू ऑल बोल रही है मैम। आपको भी बहुत बहुत शुभ संध्या हो फरीदा मैम। कश्मीर से आप इतनी दूर से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और गिरीश चंद्रा जी आप सबको नमस्कार भेज रहे हैं, खासकर कवयित्री महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं। मोहन चौहान जी उत्तरकाशी से सबका अभिनंदन कर रहे हैं। और नीरज नैथानी जी सबको नमस्कार भेज रहे हैं, मुझे भी कह रहे हैं सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। महाराष्ट्र से मंगेश रोटे जी सबको नमस्कार कर रहे हैं। उड़ीसा से नागबेन सोयन जी, बहुत पूरे देश भर से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम पुनः सारे दर्शकों का स्वागत करते हुए सबसे पहले, जैसे कि हमारी शो की परंपरा है, हम आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी जो पूर्व निदेशक हैं CCRT के और इस शो के एक्सपर्ट हैं, इस शो में उपस्थित रहते हैं लगातार, अभी जुड़े नहीं हैं, संभवतः कुछ देर बाद जुड़ेंगे। तो उनका भेजा हुआ एक प्रश्न हम लेते हैं, और जो आप में से जो दर्शक सबसे पहले उस प्रश्न का सबसे सही उत्तर देते हैं उनको माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा चश्मा गिफ्ट भेजा जाता है, इनाम के तौर पर भेजा जाता है। तो मैं वो सवाल आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मित्रों तैयार हो जाइए, अपना कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए सवाल। और सबसे पहले अगर आप इसका उत्तर देंगे तो आपको माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से बहुत ही खूबसूरत सा चश्मा आपके घर पर उपहार स्वरूप भेजा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई न कोई दर्शक इस प्रश्न का आज उत्तर अवश्य देंगे। तो मैं प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने ला रहा हूँ और साथ में पढ़ भी रहा हूँ। आज का प्रश्न है, इन राष्ट्रपति महोदय को अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कार्यकारिणी का अध्यक्ष भी बनने का गौरव हासिल हुआ, जो कि अनेक संरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को करने के साथ साथ मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए भी जानी जाती है। हम किस संस्था की बात कर रहे हैं? मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आप नहीं सुन पाए हों या ठीक से नहीं सुन पाए हों तो आज का सवाल है, इन राष्ट्रपति महोदय को अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कार्यकारिणी का अध्यक्ष भी बनने का गौरव हासिल हुआ, जो कि अनेक संरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को करने के साथ साथ मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए भी जानी जाती है। हम किस संस्था की बात कर रहे हैं? इस संस्था का नाम बताइए और जीतिए खूबसूरत सा चश्मा, जिसमें आप और भी खूबसूरत दिखेंगे माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप सब दर्शक इस प्रश्न का उत्तर देंगे, आज के प्रश्न का। तो आगे बढ़ते हैं हम आज के शो में। हमारी जो आज की मेहमान हैं, अब उनके पास चलते हैं।
मैम, जैसा कि हमारी शो की परंपरा है कि हम अपने जो मेहमान हैं उनके मुंह से ही उनका परिचय सबसे पहले सुनते हैं, और उस परिचय में हम विशेष रूप से ये जानना चाहते हैं कि वो शिक्षण की विधा में किस तरह से उनका प्रवेश हुआ, और दूसरा शिक्षण के इतर जो आप काम करते हैं, साहित्यिक की साधना में आप लगी हुई हैं, तो वो कहाँ से आपके अंदर वायरस आया साहित्य का, और वो कैसे फला फूला और पूरा जो है उसने कब्जा कर लिया आपके ऊपर धीरे धीरे। ये दो सवाल हम चाहेंगे कि आप अपने परिचय के साथ साथ हमें इनके उत्तर दें, फिर हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी आरती मैम। आदरणीय मंच को प्रणाम करती हूँ। मंचासीन आप सभी श्रद्धेय और विद्वान जनों को हार्दिक अभिनंदन और मेरा वंदन। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको प्रणाम करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ और शुरुआत करती हूँ मैं माँ शारदे को नमन करते हुए। मैं आरती रावत पुंडीर, श्रीनगर गढ़वाल से। वर्तमान में मैं 21 लगभग 21 सालों से इसमें कार्यरत हूँ, शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और मेरी जो स्कूलिंग है वो यहीं श्रीनगर गढ़वाल से हुई है और उसके बाद यहीं से मैंने बीएससी किया, बीएड किया, एमएड किया और फिर यहीं शादी भी हो गई। फिर मेरा जॉब लग गया। जॉब लगने के बाद जब मैं पढ़ती थी तो उसी समय से मुझे लगता था कि जो बच्चों के साथ काम करना है या उसके लिए मुझे टीचिंग में जाना है, क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी दीदी हैं वो टीचिंग में थी और मैं उनके साथ रहती थी और मैंने उनको देखा था बच्चों को पढ़ाते हुए, तो मुझे बहुत आनंद आता था देख के। जब दीदी बच्चों को पढ़ाती थी और उनके साथ साथ मुझे भी पढ़ाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वहीं से मुझे लगा कि आगे चल के मैं भी टीचिंग में जाऊंगी। तो जब मैंने एमएड किया तो उसके बाद शादी हो चुकी थी मेरी। तो परिवार वालों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं जॉब नहीं करना है या आगे नहीं पढ़ना है। तो इवन कि मैंने पीएचडी भी ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद मेरी बिटिया आ गई तो फिर मुझे समय नहीं मिल पाया और मैंने 2 साल करने के बाद छोड़ दिया। लेकिन जॉब लगने के बाद बच्चों के साथ काम करते हुए मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो नैनी डांडा ब्लॉक में हुई थी और वहां पे मैं 1 साल रही थी। तो जो मेरी वहां पे जो बच्चे थे उन बच्चों के साथ जो शुरुआती दौर था मेरा वो बहुत खूबसूरत रहा और उनके साथ काम करते हुए मुझे लगा कि मैं वाकई में सही फील्ड में आ चुकी हूँ और इनके साथ काम करने में मुझे मजा आएगा। तो लेखन का जहां तक सवाल है, तो मैं बचपन में कादम्बिनी पढ़ने का बहुत शौक था। कादम्बिनी पढ़ा करती थी और भी कहानी की किताबें और भी चीजें ऐसे पढ़ती रहती थी। तो उसी दौरान कादम्बिनी में एक लास्ट में एक कॉलम आता था, उसमें वो कोई चित्र दे देते थे या कोई शब्द दे देते थे और कहते थे कि इससे कुछ 4 लाइन लिखिए या इसको पूरा कीजिए। तो बड़ा शौक होता था मुझे उसे लिखने का। समस्या पूर्ति करके आता था। हाँ जी, तो बड़ा शौक होता था। तो उसको लिखते लिखते करते ही, तो उस समय ऐसा था कि इतना मुझे ऐसा पता नहीं था कि लेखन क्या है या कैसे लिखना चाहिए। बस शौकिया लिखती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि कई लोग ऐसे बोलते थे कि अरे ये लिखना विखना ये फालतू की बातें हैं जो ये लिखते हैं ना, ये चांद पे बहुत बड़ी बड़ी कविताएं लिख देते हैं या ये कर देते हैं, लेकिन खाने के लिए तो रोटी चाहिए होती है और उसके लिए पैसा चाहिए होता है और पैसे के लिए नौकरी चाहिए होती है। खैर सिलसिला चलता रहा। शादी हुई तो लेखन छूट गया, फिर घर परिवार नौकरी, तो फिर कहीं दब गई ये चीज कि मैं लिखती हूँ। कभी कभार अचानक से कोई बात जो छू जाती थी तो मन कुलबुलाता था कि लिखूं। लिखती थी लेकिन किसी को बताती नहीं थी। ये लगभग 2012 की बात है। तब लोगों के पास काफी एंड्रॉइड फोन आ चुके थे। मेरे पास नहीं था, सुनने वाला फोन था केवल। तो 2012 में पतिदेव ने मुझे लाके दिया एंड्रॉइड फोन। तो तब हमें पता चला कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है और यहाँ लोग कैसे अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी चीजें शेयर करते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, समझने को मिलता है। तो हम भी आ गए फेसबुक पे और देखा तो धीरे धीरे फिर यहाँ से हमें लगा कि जब लोग अपनी बातें वहां शेयर करते थे, चीजें डालते थे, तो मुझे भी लगा कि एक बार मैं भी ऐसा करके देखूं क्या। तो मैंने फेसबुक पे पहली बार कुछ फोटोज डाली और उसके बाद जब मैंने कविता डाली तो लोगों ने अप्रिशिएट किया तो मुझे अच्छा लगा। तो तब मुझे लगा कि अब मुझे फिर से लिखना चाहिए।
तो फिर से लेखन शुरू हुआ और उसके बाद में धीरे 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 लोगों से जुड़ती चली गई और फिर मेरी दो साहित्यिक यात्राएं हुई, उनके बारे में आपको आगे बताऊंगी मैं। तो मुझे बिहार जाने का, साहित्यिक सम्मेलन में बिहार जाने का मौका मिला, मुझे अंडमान निकोबार जाने का अवसर मिला और वहां से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई और वो मील का पत्थर साबित हुआ और आज मैं आपके सामने हूँ। धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया आपका। और हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, शुभ संध्या कह रहे हैं सबको। और फरीदा शोक जी कह रही हैं कि आप लिखती कब हैं और आप बहुत अच्छा कर रही हैं। सुभाष भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हैं, रोशन बलूनी जी, रजनीकांत शुक्ला जी, ये बहुत सारे दर्शक हैं जो लगातार टिप्पणियां भेज रहे हैं, हम सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो फरीदा शोक मैम के सवाल का जवाब, मैं उनका प्रश्न मैं समझ रहा हूँ कि उनका कहने का आशय ये है कि इतनी व्यस्त कार्यक्रम में से आपको घर भी संभालना है, नौकरी भी करनी है और भी बाकी काम देखने हैं, उसके बावजूद आप कब समय निकालती हैं, कब लिखती हैं, वो सवाल उनका है। इस सवाल का जवाब लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि मुझे खुद पता नहीं कि मैं लिखती कैसे हूँ। बस ऐसा होता है कि 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगी कि जमाने की कोई बात जब मेरे दिल पे असर कर जाती है, कि जमाने की कोई बात जब मेरे दिल पे असर कर जाती है, जज्बात उमड़ते हैं, कलम को खबर लग जाती है और बन के शाही और बन के अल्फाज मेरी कलम की शाही कागज के सीने पे बिखर जाती है और आप जैसे गुणीजन वाह कर दें तो मेरे लफ्जों की तासीर कुछ और निखर जाती है, कुछ और निखर जाती है। तो जहाँ तक लेखन का सवाल है, अब तो वहाँ करनी पड़ेगी मैम, वहाँ करिए फटाफट सीमा मैम। आभार, बहुत बहुत आभार। तो लेखन मेरा ऐसे चलता है कि मैं जब स्कूल जाती हूँ तो मैं स्कूटी से जाती हूँ, तो चलते चलते अचानक से कोई लाइन दिमाग में आ जाती है तो मैं, या टाइम नहीं है, अगर फोन है तो फोन पे लिख लेती हूँ, अगर टाइम नहीं है तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ उसको चलते चलते। और घर में काम करते करते कभी कोई लाइन आ गई, कभी कुछ आ गया तो लिखती जाती हूँ और उसके बाद जब जिस दिन मुझे टाइम मिलता है फिर उसको सिस्टमेटिक लगा लेती हूँ, फिर उसको 10 बार पढ़ती हूँ कि शब्दों को कहाँ आगे पीछे करना है, किस शब्द को अलग हटाना है, किसकी जगह कुछ दूसरा शब्द जोड़ना है। तो ऐसे ही मेरा लेखन चलते फिरते ऐसे ही चलता है। मैं कोई प्रॉपर ऐसे बैठ के लिखती नहीं हूँ कि मुझे लिखना है। जी, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। और मैं जितने भी लेखकों से, साहित्यकारों से, कवियों से मिला हूँ, ज़्यादातर इसी तरह की बातें कहते हैं जो आप कह रहे हैं। वो सबका डीएनए मोर और लेस एक ही है। तो आपने जब पहली कविता लिखी, अगर आपको याद हो, क्योंकि बात पुरानी हो गई होगी, हो सकता है आप भूल गए हों, लेकिन मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूँ कि अगर आपको याद हो वो कविता जो आपने लिखी और फिर सबसे पहले किसी को सुनाई हो कि देखो मैंने कविता लिखी है, कैसी है, ज़रा सुनो। क्योंकि पहली बार तो श्रोता भी मिलना मुश्किल होता है ना नए नए कवि को। तो वो पहली कविता कौन सी थी और वो पहला श्रोता कौन सा था, उसको हम जानना चाहेंगे जरूर। वो पहली कविता तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने कौन लिखी थी, क्योंकि मैं क्या करती थी, कागज के टुकड़ों पे लिखती थी। और जैसे मेरे इर्द गिर्द अभी भी बहुत सारे कागज के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे रहते हैं। मुझे जो मिलता है, अखबार मिला तो मैं उसी पे लिख देती हूँ, मुझे कुछ भी मिलता है। कभी कभी रोटी बनाते बनाते मैं कहती हूँ मम्मी जी एक रोटी बाद में बनाऊंगी, पहले मैं थोड़ा सा ये 2 लाइन लिख लूँ, नहीं तो मेरे दिमाग से उतर जाएगी। तो मैं फट से कुछ भी मिलेगा मुझे, मैं उस पर लिख लेती हूँ और फिर उन कागजों को रख देती हूँ। फिर किसी दिन निकालती हूँ कि शायद कहीं कुछ मिले मुझे कि इसको मैंने आगे बढ़ाना है, लिखना है। तो वो तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कब लिखा था, क्या लिखा था। कुछ दिमाग में ऐसा है कि शायद मैंने पहली बार अपने गांव पे लिखा था कुछ, कि मेरा गांव कैसा है। और गांव के बाद मैंने अपनी माँ पे लिखा था। लेकिन जब मैंने 2012 से बाद लिखना शुरू किया तो तब की मुझे एक कविता याद है जिसको मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा, सुनिएगा। जिंदगी जब तक तूफानों से दो चार नहीं होती, कि जिंदगी जब तक तूफानों से दो चार नहीं होती, जीवन नैया साहिलों के पार नहीं होती, हौसला देख के लहरों पर बेखौफ चली जाती है, वो कागज की कश्ती जिसकी पतवार नहीं होती, वो कागज की कश्ती जिसकी
पतवार नहीं होती। रुआ वो रुतबा देख अपना गुरूर, ना करो नादान। रुआ वो रुतबा देख अपना गुरूर, ना करो नादान। कि किस्मत की लकीरें मेहरबां हर बार नहीं होती। कि किस्मत की लकीरें मेहरबां हर बार नहीं होती। जीत में कृष्ण तो खुद हार में बन जाती अभिमन्यु। जीत में कृष्ण तो खुद हार में बन जाती अभिमन्यु। वीरांगनाओं को अब महापुरुषों की दरकार नहीं होती। वीरांगनाओं को अब महापुरुषों की दरकार नहीं होती। और लफ्जों के वजन को तोल कर मुंह खोलना सीखो। कि लफ्जों के वजन को तोल कर मुंह खोलना सीखो। कि इनके वार से बढ़कर कोई तलवार नहीं होती। कि इनके वार से बढ़कर कोई तलवार नहीं होती। जीवन नैया साहिलों के पार नहीं होती। जिंदगी जब तक तूफानों से दो चार नहीं होती। शुक्रिया। बहुत सुंदर, जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने जैसा कि इस कविता में फरमाया कि जो लफ्ज़ हैं उनका वार जो है सबसे खतरनाक होता है। तलवार का घाव भर जाता है लेकिन लफ्ज़ों का भाव भरना बहुत मुश्किल होता है। वो वापस नहीं लौटते जो आपने एक बार छोड़ दिए लफ्ज़, और उन्हीं लफ्ज़ों से खेलना, उनको सजाना संवारना, इसी का नाम साहित्य है। बहुत सुंदर कविता। लेकिन इस कविता को सुनने के बाद दो सवाल मेरे मन में आए हैं। हो सकता है दर्शकों के मन में भी आए हों, या सीमा मैम भी सोच रही हूँ कुछ ऐसा पूछने की। दो सवाल ये हैं कि पहला तो ये है कि आप चूँकि मंची कवियत्री हैं, मंचों पर पढ़ती हैं, तो पहला सवाल तो है कि जो मंची कवि हैं उनमें से आपका पसंदीदा कवि कौन है? इस कविता को सुनने के बाद जो सवाल मेरे मन में आया। और दूसरा सवाल ये है कि जो एक मतलब साहित्यिक गैर मंची कवियों में आपका पसंदीदा कवि कौन है? ये दो नाम हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे। सर मंचीय में तो अगर मैं जिनको सुनती हूँ वो कुमार विश्वास साहब हैं और राहत इंदौरी साहब हैं। और गैर मंचीय में मैं गुलजार साहब को पढ़ती हूँ, अमृता प्रीतम जी को पढ़ती हूँ, गोपाल दास नीरज को पढ़ती हूँ। मतलब जो मुझे छूते हैं। और एक मेरी इसको कमी समझे आप या खूबी मैं नहीं जानती हूँ कि मैं पढ़ती बहुत हूँ लेकिन मुझे याद कुछ नहीं रहता। और उस याद कुछ नहीं रहने का एक फायदा ये होता है कि किसी की झलक नहीं आती। कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ मतलब यहाँ से आ गया या यहाँ से आ गया, या यार तुम में उनका वो दिखाई दे रहा है, अक्स दिखाई दे रहा है। मतलब ये है कि जो मेरा है वो मेरा ही। टेढ़ा है पर मेरा है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। और कुमार विश्वास साहब का तो कौन नहीं फैन है, वो तो पूरी दुनिया के कहते चहेते कवि हैं। और जिस तरह से वो कविता पढ़ते हैं वो तो अपने आप में ही अद्भुत है, लाजवाब है। अब हम आपके जो आपने बहुत सारी विधाओं में लिखा है, काव्य की अगर हम बात करें तो आपने गीत लिखे हैं, आपने गज़ल लिखी है, आपने कविता लिखी है, मुक्तक लिखे हैं हिंदी के, और आपने व्यंग भी लिखे हैं जो व्यंग कविता हैं, आपने क्षणिकाएँ भी लिखी हैं गढ़वाली में। इन सारी विधाओं में लिखते लिखते आपने अलग अलग अनुभव आपको महसूस हुए होंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा इन्जॉय कौन सी विधा में लिखना, आप इसमें से इन्जॉय किस विधा को करती हैं सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मुझे गीत गाने में मज़ा आता है तो गीत लिखती हूँ, या फिर मुझे गज़ल बहुत पसंद है क्योंकि मैं बचपन से गुलाम अली साहब को सुनती आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गज़लें लिखना और उनको गाना, उनको सुर में गाना मुझे बहुत पसंद है। तो हम चाहेंगे कि बिस्मिल्लाह हो जाए आज की शाम गज़ल का आपकी लिखी किसी गज़ल के साथ, और तरन्नुम में अगर आप गा के सुना दें तो हमारे दर्शक धन्य हो जाएं फिर, और हम भी धन्य हो जाएं साथ में। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपकी गज़ल सुनते हैं। एक गज़ल है मुझे बहुत पसंद है। इसमें एक अक्सर एक शब्द आता है जिसके बारे में कई बार लोगों ने ये कहा कि आपने ऐसा क्यों लिखा है। इसमें एक शब्द है कि खुशियां भी महंगी ना हो और गम भी सस्ता चाहिए।
क्योंकि जो दुख होता है उसे कोई खरीदता नहीं है, ये तो हमको पता है। लेकिन दुख तो जिंदगी में आना ही है, तो हमारी इल्तिजा होती है भगवान से कि दुख आए लेकिन वो हल्का फुल्का हो, जिसे हम झेल जाएं। तो इसलिए इसमें ये शब्द आया है, तो आप देखिएगा। जिंदगी का जिंदगी से इतना रिश्ता चाहिए कि जिंदगी का जिंदगी से इतना रिश्ता चाहिए, खुशियां भी महंगी ना हो और गम भी सस्ता चाहिए, जिंदगी का जिंदगी से इतना रिश्ता चाहिए। आड़े तिरछे रास्तों पर भाग लूं सरपट मगर, आड़े तिरछे रास्तों पर भाग लूं सरपट मगर, उम्र के अंतिम पड़ाव में सीधा रास्ता चाहिए, जिंदगी का जिंदगी से इतना रिश्ता चाहिए। हो इमारत कैसी भी मैं थाम लूंगी कांधे पर, हो इमारत कैसी भी मैं थाम लूंगी कांधे पर, नींव का हर एक पत्थर मुझको हंसता चाहिए, जिंदगी का जिंदगी से इतना रिश्ता चाहिए। राह की सब मुश्किलों का खैर मकदम है सदा, राह की सब मुश्किलों का खैर मकदम है सदा, क्योंकि मुझको हर कहानी में पूरी निष्ठा चाहिए, जिंदगी का जिंदगी से इतना रिश्ता चाहिए। खुशियों की सौगात लेकर दर पे आना इस तरह, खुशियों की सौगात लेकर दर पे आना इस तरह, कि मुझे एक गुल नहीं पूरा गुलिस्तां चाहिए, जिंदगी का जिंदगी से इतना रिश्ता चाहिए। और अंतिम शेर है कि वो रहे दिमाग में जो राह का रोड़ा बने, वो रहे दिमाग में जो राह का रोड़ा बने, जो दुआओं में है शामिल दिल में बसता चाहिए, जिंदगी का जिंदगी से इतना रिश्ता चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी बहुत सुंदर और बहुत बहुत आभार आपका। और हमारे साथ नीरज नेथानी जी, फरीदा शोक मैम, जयदीप सिंह नयाल जी, कृष्ण चंद्रा जी, रजनीकांत शुक्ला जी, मंगलेश रोटे जी, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, ये सारे दर्शक जो है लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं और हमारा सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित आदरणीय गिरीशन जोशी जी का, पूर्व निदेशक CCRT दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम सर, सादर प्रणाम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, माइक शायद म्यूट है आपका। जी जी आप बोलिए। आप सबको भी प्रणाम। आपने जो प्रश्न भेजा था सर, मैंने उसको लाइव कर दिया था कार्यक्रम के शुरुआत में, और एक दर्शक ने उसका उत्तर देने की भी कोशिश की है। इसके कार्यक्रम के अंत में हम जानेंगे आज के प्रश्न का सही जवाब क्या है। वो मैंने हिंदी में आपने भेजा था तो मैंने लाइव करके पढ़ दिया था। तो आप कुछ वार्ता करना चाहेंगे हमारी आज की मेहमान से? नहीं, चलिए बढ़िया बढ़िया। तो कुछ देर बाद सर आपसे राब्ता कायम करेंगे। अभी वो थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, आपको सुनेंगे, फिर उनके मन में कुछ उमड़ेगा, घूमेगा और तब बाहर निकलेगा। तो गहरे लोगों की, गंभीर लोगों की ये निशानी होती है कि वो चीज़ों को एकदम से बगैर सोचे समझे सामने नहीं लाते। हम तो बोल देते हैं कुछ भी। तो खैर स्वागत है मैम आपका फिर से इस ब्रेक के बाद, छोटा सा जोशी सर के स्वागत में जो हमने लिया था। ये जो आप साहित्य रचती हैं, आपने कहा कई बार रोटी बनाते बनाते आपको लगता है कि एक रोटी बाद में बना लूँगी, थोड़ी देर बाद, अभी पहले लिख लेती हूँ। तो ऐसा जितनी भी महिला साहित्यकार हमारे शो में आई हैं, ये और भी कई लोगों ने कहा। और ये रोटी बनाते समय ये कविता क्यों याद आती है, ये मेरे को एक तो समझ में नहीं आता। उसका कोई कारण रहता होगा,
और दूसरा आपने कहा कि रोटी जो है वो चांद पर लिखना, और रोटी की आपने बात की, तो क्या आपने चांद पर भी कुछ लिखा है, रोटी पर और चांद पर? हाँ, चांद पे भी मैंने कुछ लिखा हुआ है। जब हमारे जो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान जब भेजा था, तो उस समय वो असफल हुआ था, लेकिन उस पे भी मैंने कुछ लिखने की कोशिश की थी। तो क्या चंद्रयान पे भी सुनाना पड़ेगा? नहीं, वो पढ़ेगा वाला सवाल नहीं है, वो तो आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, आपकी क्षमता है। आप जो भी हमें अर्पित करना चाहें हमारे दर्शकों को, हम सादर ले लेंगे, सहर्ष ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, मैं चंद्रयान पे तो सुनाऊंगी। मैं उसके बाद मैं गढ़वाली में भी सुनाना चाहूंगी, क्योंकि मैं गढ़वाली में भी लिखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हमारी अपनी बोली भाषा है। चांद तो कहीं खो गए हैं लगता है। सर, आप बातचीत जारी रखिएगा प्लीज, जब तक मैं चांद को ढूंढती हूँ। ये जी चांद बिल्कुल बिल्कुल, आप पूर्णिमा चांद को ढूंढिए, क्योंकि माहौल थोड़ा बारिश का है, तो हाँ चांद भी जी। कहीं बादलों में खो गए हैं। और आरती मैम, आपकी जो आवाज है वो ऐसा लगता है जैसे सुबह की ठंडी आरती की ही आवाज आ रही है, या आरती बज रही हो। आपने बहुत खूबसूरत ढंग से जिंदगी की परिभाषा और अपने संघर्ष की जो बात की है, वो बहुत ही खूबसूरत बयाने अंदाज है आपका। और ऐसा लगता है जैसे मिठास, जैसे सुबह की हवा होती है ना, ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवा, ऐसा लगता है जैसे कि दरिया को और हिमालय से छूकर या गंगा को छूकर आ गई हो और हमें भिगो गई हो। ऐसी मीठी आवाज थी आपकी। वास्तव में जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। कुछ लाइनें मुझे याद आ गई हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके ऐसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। निखर जाता है। आपका भी बिखरना हाँ। नहीं है, आप निखर कर आए हैं, और बहुत खूबसूरत तरीके से आप अपनी बात कह पा रहे हैं। और जब आपका चांद मिल जाए, तो आप जरूर मिल मुझे गया। इशारा कीजिए। मिल चांद गया मिल गया मैंने। तो चांद आसमान मिल आपके गया। हवाले। बिल्कुल, तो आसमान इसमें- आपके हवाले। इस बीच बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी का आदेश है कि गढ़वाली कविता सुनानी है, तो कुछ देर बाद सर हम सुनेंगे उसको। सॉरी, गिरीश बड़ोनी जी नमस्कार कह रहे हैं, और जोशी सर आपको प्रणाम भेजा है महाराष्ट्र से, मंगेश रोटे साहब ने, और नीरज नैथानी जी ने गढ़वाल से, और फरीदा शेख मैम भी जो है फिर से आप सबको याद कर रही हैं। तो गिरीश बड़ोनी जी भी प्रणाम कर रहे हैं। तो मैम आपका हम चाँद शायद मिल गया है, तो उसके दीदार करते हैं। जरूर सुनिएगा कि ज्यों ही दिल के आईने में अक्से चांद उतर गया, ज्यों ही दिल के आईने में अक्से चांद उतर गया, देख उसकी धवलता चंद्रयान सिहर गया, देख उसकी धवलता चंद्रयान सिहर गया। आहते में चांद के ऐसे कुछ कमाल थे, कि आहते में चांद के ऐसे कुछ कमाल थे, कि छू सका न चांद को करीब से गुजर गया, छू सका न चांद को करीब से गुजर गया। वो कौन सी लकीर थी, वो कौन सी लकीर थी दायराए चांद में, कि रखते ही कदम वहां चंद्रयान सिहर गया, कि रखते ही कदम वहां चंद्रयान सिहर गया। और भरना चाहता था जो चांद को आगोश में, कि भरना चाहता था जो चांद को आगोश में, आंखें चार जब हुई वो आप ही बिखर गया, कि आंखें चार जब हुई वो आप ही बिखर गया। और हार ना वजह नहीं, कि हार ना वजह नहीं न जीतना जुनून है, कि हार ना वजह नहीं न जीतना जुनून है। वो लौट के फिर आएगा अभी महज ठहर गया, वो लौट के फिर आएगा अभी महज ठहर गया। और गाड़ के पाषाण एक देश के विकास का, कि गाड़ के पाषाण एक देश के विकास का, नई शहर फिर आएगी थोड़ा सा रह तिमिर गया, नई शहर फिर आएगी थोड़ा रह तिमिर गया। और ओ इसरो के पार्थ तुम, कि ओ इसरो के पार्थ तुम हौसला न हारना,
प्रयोग ही विफल हुआ, संयोग तो निखर गया। कि क्या बात प्रयोग ही विफल हुआ, संयोग तो निखर गया, संयोग तो निखर गया। आभार। बहुत बहुत अच्छा। मैम बहुत बढ़िया, कमाल आपकी इस कविता को सुन के। और ये बाहर बारिश, जैसे सीमा मैम ने कहा कि बारिश का मौसम है और ऊपर चाँद, तो मुझे एक बड़े फेमस शायर हैं, मुझे नाम उनका भी याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, वो आप सबको अर्ज करता हूँ कि बारिश के बाद रात सड़क आईनी सी थी। बारिश के बाद रात सड़क आईनी सी थी, एक पाँव पानियों पर पड़ा, चांद हिल गया। एक पाँव पानियों पर पड़ा, चांद हिल गया। तो ये एक खूबसूरत सा शेर है, मैं शायर का नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा आपने सुना। और हमारे दर्शक लगातार सरिता सक्सेना मैम हैं, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति कर रही हैं, पार्वती ध्यानी जी हैं, गिरीश बड़ोनी जी हैं, और नागेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर नागेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आते हैं और लगातार हमारा उत्साह बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि हेमंता और बहुगुणा जी की कमी खल रही है, नागेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं। तो शर्मा जी, बहुगुणा जी थोड़ी देर पहले जुड़े थे, लेकिन अभी वो थोड़ा ब्रेक पर हैं, और हेमंता शायद व्यस्त होंगे कहीं, तो धीरे धीरे सब लोग जुड़ेंगे। तो मैम, आप एक कवयित्री होने के साथ साथ एक शिक्षिका का दायित्व, तो मुझे जहाँ तक सूचना, प्रधान अध्यापिका हैं अपने विद्यालय में। तो जब आप क्लास में होती हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चे फरमाइश कर देते हो कि मैम आज पढ़ाई नहीं होगी, आज हम कविता सुनेंगे? और दूसरा, आपका कवि होना एज ए टीचर आपको कितना लाभ पहुंचाता है, कितना फ़ायदा देता है क्लासरूम में, ये भी ज़रा हम अपने अनुभव संस्मरण हमको सुनाइए प्लीज़। जी सर, क्लासरूम में ऐसा होता है कि हाँ, बच्चों को पता है कि मैं गाती हूँ। कई बार बच्चे ऐसे बोलते हैं, मैडम आप अपनी कैसेट निकालिए, हम सुना करेंगे। मैंने कहा तुम ऐसे ही सुन लो मुझे। तो गाते हैं। और हमारे जैसे प्राइमरी में अक्सर कंपटीशन होते रहते हैं, तो मैंने बच्चों के लिए भी काफी लिखा, कविताएं लिखी। हमारी जो एसएमसीज हैं, जब वो आगे जाती हैं, जब हमारे संकुल में, हमारे ब्लॉक में, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम होते हैं, तो मैंने तब भी लिखा था। जब स्वच्छता अभियान चला था तो स्वच्छता गीत लिखा, हिंदी लिखा, गढ़वाली लिखा, तो हमारे एसएमसी ने गाया और हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारी एसएमसी गई। मैंने बच्चों के लिए लिखा, बेटियों पे लिखा। जब अभियान चला था निर्मल निश्चल गंगा, जब गंगा के लिए अभियान चला था, तो उस पे भी लिखा और हमारे बच्चों ने गाया। यहाँ पे केदार महोत्सव होता है, तो जब बेटियों पे कविता लिखी थी, तो उस समय बेटी बचाओ अभियान चल रहा था, हमारे बच्चों ने वहां गाया और बहुत अप्रिशिएशन मिला। तो और फिर मजा ये आता है कि हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी कविताएं हैं सबको धुन दे दी जाए, तो धुन से बच्चे जल्दी कविताएं याद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और कहानियां जो है, कहानी सुनाने में, मैं जब कविताएं सुनाती हूँ तो मैं उनको एक्ट करके भी दिखाती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ नाचना कूदना। और जैसे कहानी सुनाते समय एक्टिंग करना, जैसे अभी जानवर है तो बिल्कुल जानवर की एक्टिंग करना, बूढ़ी दादी है तो उनकी एक्टिंग करना या कुछ भी। तो इस तरह से माहौल थोड़ा ऐसा इजी हो जाता है और बच्चे मतलब रुचि लेते हैं पढ़ने में, अच्छा लगता है बच्चों को। अभी पार्टिसिपेटरी हो जाता है ना, आप भी मिल जाते हैं, बच्चों से घुल मिल जाती है। हाँ जी, हाँ जी। आपने कोई ऐसी कविताएं भी लिखी जो बच्चों के विषयों पर आधारित हों, उनके पाठ्यक्रम पर आधारित हों? ऐसी कोई अगर आपको याद आ रही हो, अगर आपने लिखी हो, तो वो भी हम सुनना चाहेंगे। लिखी तो है, पर मुझे ऐसा अंदेशा नहीं था कि आप बोलेंगे। तो थोड़ी देर पहले कहा था ना, हम तो कुछ भी बोल देते हैं। हम जोशी सर की तरह धीर गंभीर तो है नहीं कि बहुत सोचेंगे, समझेंगे, तोलेंगे, नापेंगे और तब निकालेंगे शब्द। हम तो कुछ भी बोल देते हैं। तो हमारे शो में तो अगर आप आए तो आपको हर तरह के प्रश्न उनका जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मैम, कि इसलिए नहीं कि कोई हमको कविता, इससे बहुत जो शिक्षक इस शो को देखते हैं वो भी प्रेरित होंगे कि वो भी बच्चों के साथ विषय पर आधारित कविता लिखेंगे, जिससे बच्चों के लिए भी पढ़ाई आसान होगी और टीचर को भी पढ़ाने में सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी। ये इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी जरूर, जी जरूर। सर जैसे क्लास में जब अक्सर ऐसा होता है कि जैसे चैप्टर होता है एक, तो उसको पढ़ाते समय अमूमन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कई बार, या जैसे उनको बोलो कि आप पढ़िए तो वो थोड़ा सा तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो उबने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस चैप्टर को कविता के रूप में बना देते हैं और कविता को कहानी के रूप में बदल देते हैं।
तो वो जरा डिफरेंट हो जाता है, तो बच्चे उसको सुनना पसंद करते हैं और उनको अच्छा लगता है कि अरे कविता में भी कहानी है और कहानी में भी कविता है। तो ऐसी एक कविता है जो एक कहानी थी, आप सभी ने सुनी हुई है कि वो जंगल का राजा होता है और एक वो सोया होता है, एक मक्खी उसकी नाक पे बैठती है और उसे परेशान करती रहती है, तो वो जब जागता है तो मक्खी को मारने के लिए, तो उसी से उसी को मतलब बना के उसी पाठ से मैंने कविता बनाई थी। ये छपी भी है ये कविता, तो चलिए आपको भी सुना देती हूँ कि एक दिन जंगल का राजा करने लगा आराम, भिन भिन करती एक मक्खी ने कर दी नींद हराम। उड़ती बैठती तंग करती वह शेर को खूब चिढ़ाती, देख कर लाचारी शेर की मन ही मन मुस्काती। उस मक्खी से पार पाने का मिला न कोई चारा, बोला शेर ओ मक्खी बहना तू जीती मैं हारा। मद में चूर बोली हाथी से करो मुझे सलाम, अब जंगल वनराज हराया है मैंने, अब जंगल मेरा धाम। कौन लगे मुंह सिर फिरी के, हाथी ने यह सोचा, किया प्रणाम सूंड उठाकर एक दिन खाएगी धोखा। देख रही थी एक लोमड़ी यह सारा ही नजारा, एक मक्खी से हार गए सब कैसे होगा गुजारा। लोमड़ी बोली बहादुर मक्खी देखो मकड़ी काली, अभी अभी सुना है मैंने तुझको देती थी गाली। गुस्से से मक्खी बौखलाई उलझी जाकर जाल में, समझ गई हूँ फंस चुकी हूँ चतुर लोमड़ी की चाल में। इसीलिए कहते हैं बच्चे ठीक नहीं चतुराई, कि इसीलिए कहते हैं बच्चों ठीक नहीं चतुराई, मद में चूर होकर मक्खी ने खुद ही जान गंवाई। वाह क्या बात, धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपने बड़े बाल सुलभ शब्दों में इस कहानी को काव्यमय रूप में प्रस्तुत किया और बच्चे निश्चित रूप से इसको एंजॉय करते होंगे। हमने एंजॉय किया, खैर हम भी अभी बच्चे ही हैं, तो मूंछों वाले बच्चे हैं। तो अब हम, जैसा हमारे बहुत सारे दर्शक भी चाह रहे हैं कि आप गढ़वाली में कुछ हमें सुनाएं, हम कुछ गढ़वाली में आपसे सुनेंगे और उसके बाद जो आपके जो साहित्यिक प्रकाशन है उन पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो गढ़वाली में आपसे कुछ सुनते हैं और मैं आपसे अनुरोध ये करूँगा कि चूँकि इस शो को पूरे देश भर के लोग देखते हैं, देश से बाहर भी लोग देखते हैं, तो जो भी आप गढ़वाली में सुनाने जा रही हैं उसको पहले संक्षिप्त में हिंदी में उसका आप भावार्थ बता देंगे तो गढ़वाली समझने में हमारे बाकी दर्शकों को आसानी होगी जो उत्तराखंड के बाहर के हैं। जी सर, ये एक गढ़वाली कविता है, व्यय रचना है। इसमें लड़की और लड़के में जो भेदभाव होता है वो बताया गया है कि लड़की क्या करती है और लड़का क्या करता है, और अंत में ये समझाया गया है कि आप देखिए कि लड़का और लड़की दोनों का अपना महत्व है। जिस तरह से आजकल हम देख रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे देश में हर चीज के लिए अभियान चलाना पड़ता है, हर चीज के लिए बोलना पड़ता है कि आप ऐसा करोगे तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे। मतलब हर कोई सिर्फ एक इनाम पाने के लिए या इस तरह से काम करेगा कि हाँ यार अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी, या लालच में काम करूंगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि लोग जो अंदर से अपनी भावना आती है वो भावना आए और लोग निस्वार्थ भाव से काम करें, और हर चीज के लिए हमें अभियान न चलाना पड़े। और अभियान चलाते हैं उसके बाद कोई काम होता है, फिर उसमें कुछ घोटाले होते हैं, फिर ऊपर से जांच बैठती है, फिर कितनी जांचें बिठाएंगे और कितने घोटाले होंगे और कितने अभियान चलेंगे, ये मेरी समझ से परे है। और अगर हमें ऐसी छोटी छोटी बातों पर कि अब स्वच्छता अभियान चलाओ, अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब फला अभियान चलाओ, अब गंगा को स्वच्छ करो, अगर हर चीज के लिए अभियान चलाना पड़ेगा तो मतलब देश तरक्की कैसे करेगा। ये चीजें तो अंदर से आनी चाहिए स्वाभाविक रूप से, और हर इंसान को अपना अपना उत्तरदायित्व समझ के ये काम करने चाहिए। तो इसी पे मैंने लड़का और लड़की पे एक कविता लिखी थी कि लड़की किसी भी रूप में लड़के से कम नहीं होती है, लेकिन महत्व दोनों का बराबर है। हम ये भी नहीं बोलते कि लड़के कम है या लड़के ज्यादा हैं। तो इसको आप देखिएगा, साधारण शब्द हैं, आपकी जरूर समझ में आएंगे। नो तुम्हारो घर को दियोच, कि नो तुम्हारो घर को दियोच, नौनी रिद्धि सिद्धि च, नो अगर वंश बेले नौनी वंश वृद्धि च, कि नो अगर वंश बेले नौनी वंश वृद्धि च, नौनन जलम लीनी थकुली भी बजाई बल,
कि नौना ने जन्म लीनी थकुली भी बजाई बल, नौनी का चरण पौड़ गिचुकिल लटकाई बल, कि नौनी का चरण पौड़ गिचुकिल लटकाई बल, नोनु घर कुतिज त्योहार नौनी दिशा ध्यानी च, नोनु घर कुतिज त्योहार नौनी दिशा ध्यानी च, नोनो जीव को अमन चैन नौनी मुखड़ी पानी च, कि नौनो जीव को अमन चैन नौनी मुखड़ी पानी च, नौनो बुडिंदा को सारू, कि नौनो बुडिंदा को सारू नौनी जीवन भर के निधि च, नौनो अगर बंस बेल नौनी वंश वृद्धि च, कि नौना ते पढ़े लिखे कि साब भी बड़ाई बल, नौनी ते सिखे कि धान पुंगड़ियों मां मिसाई बल, कि नौना ते पढ़े लिखे कि साब भी बड़ाई बल, नौनी ते सिखे कि धान पुंगड़ियों मां मिसाई बल, नौना ने कमाई लाख व्यसनों मां गवाई साख, नौनी ने खून पसीना बगे के सोना मां ढलाई राख, नौनी ने खून पसीना बगे के सोना मां ढलाई राख, नौनो तुम्हारू सौकार च, कि नौनो तुम्हारू सौकार च, नौनी भी समृद्धि च, नौनो अगर बंस बेल नौनी वंश वृद्धि च, नौना पर लुटाई लाड़ घोर का करया द्वी फाड़, नौना पर लुटाई लाड़ घोर का करया द्वी फाड़, नौनी ते घुराई आखी वी नहीं लगाई साकी, नौनी ते घुराई आखी वी नहीं लगाई साकी, नौना ने जायदाद देखी अपनों की करियन देखी, नौनी ने अपनो भाग समझी बुए बाबू धर्म देखी, खानदाने की जड़ च नौनु, कि खानदाने की जड़ च नौनु, नौनी भी अभिवृद्धि च, नौनो अगर वंश बेल नौनी वंश वृद्धि च, कि नौनो स्वर्ग जाने की सीढ़ी तय कबिन नी चलनिया पीढ़ी, ऐसा लोग कहते हैं कि नौनो स्वर्ग जाने की सीढ़ी तय कबिन नी चलनिया पीढ़ी, पर नौनी द्वी घरों की शान से जनदी नहीं जान, कि नौनी द्वी घरों की शान से जनदी नहीं जान, अब तो समझा नर नारी बराबर च जिम्मेदारी, कम ज्यादा कोई भी नीच भेद भानी करा बीच, कम ज्यादा कोई भी नीच भेद भानी करा बीच, नौनो तुम्हारा कुल की हाम, कि नौनो तुम्हारा कुल की हाम, नौनी भी प्रसिद्ध च, नौनो अगर वंश बेल नौनी वंश वृद्धि च, नौनो अगर वंश बेल नौनी वंश वृद्धि च। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। आपने जिस शानदार तरीके से इस कविता में बेटे और बेटी दोनों के महत्व को बहुत बैलेंस तरीके से प्रस्तुत किया है, वो बड़ा सराहनीय है। और बहुत अच्छी धुन भी इसकी बड़ी कर्णप्रिय, एकदम से मन को मोह लेने वाली आपने धुन इसकी बनाई है। मनमोहन चौधरी जी अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। राधे राधे सर, ब्यूटीफुल विजन, नाइस प्रेजेंटेशन कह रहे हैं। और अनीता रावत जी कह रही हैं वाह। और साथ में रजनी रावत जी कह रही हैं बहुत सुंदर सोच। मोहन पनेरू जी सबका स्वागत कर रहे हैं। कैलाश पंत जी, जोशी सर से सबको प्रणाम कह रहे हैं। और गिरीश बड़ोनी जी कह रहे हैं कि रुद्रपुर में भी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। तो बड़ोनी सर, बारिश का आनंद लीजिए। और यहाँ गीतों की बारिश हो रही है। अभी गढ़वाली गीत हमने सुना और अब हम और कुछ गीत सुनेंगे। लेकिन मैम, आप में थोड़ा सा आपकी जो संग्रह में जो संयुक्त रूप से साझा संकलन आपके प्रकाशित हुए हैं, और देखिए उस पर बात करेंगे। लेकिन मंगेश रोहटे जी जो महाराष्ट्र से हैं, वो भी आपकी कविता को समझ गए हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मैडम। उनका कमेंट है महाराष्ट्र से मंगेश रोहटे जी का। और ये अच्छी बात है कि हमारी लोक भाषाओं को हर देश का हर शिक्षक समझने की कोशिश करता है। जैसे हम मराठी समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुमौनी और गढ़वाली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मंजुला पांडे जी पिथौरागढ़ से कह रहे हैं कि बहुत सुंदर और सत्य, आप खुद भी बहुत अच्छी कवियत्री हैं। और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं बहुत ही अच्छी कविता सुनाई आपने। अपन नौनी व नोनू में भेदभाव न्यून चैन, आप सबूत है बधाई।
सुंदर और सत्य मंजुला जी फिर से कह रही हैं। तो ये बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं और इन टिप्पणियों से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और हम शो में लगातार आप जैसे विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। तो आपके जो साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं उसमें मंजिल अपनी मंजिल अपनी राहें पहला था, उसके बाद खुला आसमान, उसके बाद काव्य के नए क्षितिज, उसके बाद हम और तुम, उसके बाद शब्दाहुति, अभी 2 और आपके संग्रह जो है प्रकाशनाधीन है। तो कैसा लगता है जब पहला संग्रह आपका छप के आपके हाथ में आया, तो वो फीलिंग कैसी होती है, ज़रा हमें भी बताएं, क्योंकि हमें अभी तक ऐसा महसूस करने का अवसर नहीं मिला। माँ सरस्वती ने हमें ऐसी कृपा नहीं बख्शी जो आपको बख्शी। जी सर, वैसे कहते रहते हैं सब लोग कि अपनी किताब निकालो, कभी ऐसा ध्यान आया भी नहीं दिमाग में कि मुझे अपनी पुस्तक छपवानी चाहिए। बस मैं लिख के खुश हूँ कि लिख लिया और सोशल मीडिया है डाल दिया है, और मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ, अगर मैंने अच्छा लिखा है। भले ही मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ ऐसा ना हो कि सब लोग बोले बहुत अच्छा, समालोचना होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो अगर आप लोग जो हमको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो बताएंगे नहीं तो फिर हम परिष्कृत कैसे होंगे। तो ये होना चाहिए कि हमको अपनी कमियां भी पता होनी चाहिए। तो जब दरअसल जो मेरी साहित्यिक यात्राएं हुई हैं 2, वो एक बिहार से हुई थी और एक मैं जब अंडमान निकोबार गई थी। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे साहित्यिक साथियों से मिलने का मौका मिला था, और हुआ ये कि मैं इतना ज्यादा जान नहीं पाई लोगों को, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जल्दी से घुलती मिलती नहीं हूँ। तो दूर से ही प्रणाम करके और थोड़ा कुशल क्षेम पूछ के चुपचाप बैठ जाती थी। लेकिन लोगों ने मुझे सुना और नोटिस किया, तो उन लोगों के जब मुझे सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आते थे कि मैम हमने आपको सुना, आपको पढ़ा, तो अच्छा लगा, तो हम साझा संकलन निकाल रहे हैं, आप भी भेजिए अपनी रचनाएं, 5 भेज दीजिए, 10 भेज दीजिए, 11 भेज दीजिए, ऐसे करके बोलते थे। अलग अलग विधाओं में भेज देते थे। फिर उनका जो प्रतिनिधि मंडल बैठता है वो उसमें से चूज करते थे कि हाँ कौन कौन सी लेनी है। तो इस तरह से जब पहला संकलन मेरे हाथ में आया था, आदरणीय ML अरोड़ा जी हैं उसके संपादक, तो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मुझे ऐसा लगा था कि जब मेरी बेटी हुई थी ना, जो खुशी मुझे तब हुई थी, तो वो खुशी मुझे तब भी हुई थी कि मेरी पहली कविता, जो मेरी 2-3 कविताएं छप के आई हैं, तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ मैं लिखती हूँ और लोग मुझे पढ़ते हैं और लोगों को अच्छा लगता है। तो वो चीजें प्रेरणा देती हैं आगे, और उन लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ जो मेरे साहित्यिक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ तारीफ नहीं करते हैं, वो कमियां भी बताते हैं और उन कमियों से हमें सीखने को मिलता है। तो इस तरह से पुस्तक का तो मुझे कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन हाँ, जो साझा संकलन है, तो जो मेरे साथी लोग हैं, जब वो ऐसे संकलन निकालते हैं तो वो मुझे याद करते हैं, मैं भेजती हूँ और ऐसे ही निकल रहे हैं। तो और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो मेरी साहित्यिक यात्रा है, इसमें हमारे जो यहाँ से आदरणीय नीरज नैथानी भाई साहब हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनका इस मायने में हाथ रहा है कि उन्होंने मैं बहुत ज्यादा भाई साहब को जानती नहीं थी। इतना तो पता था कि हाँ यहाँ श्रीनगर के हैं, मिले हैं कभी, पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं थी। तो जब एक बार बिहार से कोई मैसेज आया कि वहां पे एक वो होने वाला है, साहित्यिक समारोह होने वाला है, जिसमें पूरे भारत से 10 कवियत्रियों को, सॉरी 100 कवियत्रियों को चुना जाएगा और उनका एक संकलन निकाला जाएगा, और उनको महामहिम मृदुला सिन्हा जी, जो उस समय गोवा की राज्यपाल थी, अब हमारे बीच नहीं रही, उनको भी नमन करती हूँ यहीं से, कि उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो ग्रुप में आया, मैंने भी पढ़ा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन शाम को मिसेज नीरज नैथानी जो दीदी हैं, माधुरी जी, उनका मुझे फोन आया कि क्या भरेगी इस फॉर्म को। तो मैंने कहा कहाँ दीदी, मैं चुनिंदा 100 पूरे भारत से, उसमें मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों, फॉर्म भर दो, कविताएं भेज दो, नहीं सिलेक्शन होगा तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम इतना तो है कि तुम कोशिश करने में क्या जाता है। उन्होंने ही मुझसे आग्रह किया और मैंने भेज दी। और इत्तेफाक ये हुआ कि मैं भूल गई थी भेजने के बाद, और लगभग 1 महीने बाद मुझे फोन आया, और अननोन नंबर था और मैं उठा ही नहीं रही थी उस फोन को कि नहीं अननोन नंबर है, मुझे नहीं उठाना है। लेकिन जब बार बार आता रहा तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी ऐसा ठीक नहीं है, उठा के देख लो। मैंने उठाया तो उन्होंने कहा कि हम बिहार से बोल रहे हैं और आपकी कविताओं का सिलेक्शन हुआ है और आपको यहाँ आमंत्रित किया जाता है, और आप हाँ 26 मार्च को वहाँ पे आइए, महिषी महादेवी वर्मा जी की जयंती पे।
और यहाँ पे आपको उनके हाथों सम्मानित होने का मौका मिलेगा। तो मुझे तो घबराहट सी हो गई कि मैं वहां जाऊंगी इतनी दूर, और मैं किसी को जानती पहचानती नहीं हूँ, क्या होगा कैसे होगा। तो मैंने घर में ये बात बताई, तो मेरी सास जी बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। क्योंकि जब मंचों पे जाने की बात आई तो मैंने घर में पूछा कि क्या मैं जा सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जरूर जाना चाहिए, जाओ, जब तुम्हारी प्रतिभा है तो तुम क्यों दबाओगी, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, आप जरूर जाइए। तो वहां जाने के लिए भी मैं मना कर दी थी, मेरी सास जी ने ही बोला कि नहीं, आपको जाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए और हम पहुंच गए बिहार। और बिहार जाके जो मील का पत्थर मेरे लिए साबित हुआ, वहां जाके मैं जिन लोगों से मिली और जो मैंने वहां सीखा, वो शायद सारी जिंदगी मेरे काम आएगा। वहां पे जो वहां के अध्यक्ष थे साहित्य सम्मेलन के, आदरणीय अनिल सुलभ जी, उनसे मैंने जो विनम्रता सीखी है, मुझे लगा कि जो इंसान जितना बड़ा होता है उतना विनम्र होता है, और जितना उतना गहरा होता है। उनको इतना नॉलेज था। और जब मैंने महामहिम राज्यपाल मृदुला सिन्हा जी जो थी उस समय, वो उनको सुना, तो मतलब मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये राज्यपाल हैं। मतलब उतनी महिला, मतलब वैसी महिला थी वो, कि उनकी कविताएं सुनना, उनको सामने से, इतनी साधारण सी महिला जिसे बोलते हैं। तो वहीं से मतलब तब साहित्यिक यात्राएं शुरू हुई। तो यहाँ से मैं धन्यवाद देती हूँ नथानी भाई सबको, कि अगर आप लोगों ने नहीं कहा होता उस समय तो शायद मैं आज इतना आगे नहीं बढ़ पाती। धन्यवाद। जी जी, बड़ा अच्छा, आपने बहुत बढ़िया संस्मरण सुनाया। और अगर आप ज्ञान, विनम्रता, सादगी, ये सब शब्द अगर किसी एक इंसान के लिए कहे जाते हो तो वो हमारे बगल में स्क्रीन में बैठे हैं आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी। वो इन सब की जीती जागती प्रतिमूर्ति हैं और हमारे शो में आते हैं। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है ये। और वो तारीफ करने में नाराज भी हो जाते हैं, और जोशी सर ज़्यादा तारीफ करने में नाराज भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा तारीफ करने से बचता हूँ। उनकी डर भी लगता है फिर बाद में डांटें कि ज़्यादा, अभी वो स्क्रीन पे ही गोली चला देते हैं कई बार। उनकी अदा जो है वो, जो CCRT में लोग गए हैं वो जानते हैं, और मुस्कुरा रहे हैं सर। और जो लोग इस शो को देख रहे होंगे वो भी निश्चित रूप से उनकी यादें ताज़ा हो रही होंगी। तो मैंने भी बहुत कोशिश की, बड़े अच्छे अच्छे पेन खरीदे, बड़े महंगे महंगे पेन खरीदे, लेकिन ऐसा लिख पाना मेरे लिए संभव नहीं हुआ जैसा आप लिख देती हैं। और आपको उस लिखने का ₹5 वाले पेन से शुरू किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि क्या पता महंगा पेन खरीदने से अच्छी कविता लिखी जाती है, तो मैंने कई महंगे महंगे पेन भी खरीदे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया मेरा। तालिबान वाली, वो तो गुस्सा आ रहा था तालिबान पर, तो निकाल दिया मैंने। अच्छी बात है, अच्छी बात है, निकलना चाहिए। जी, तो खैर आपको बहुत सारे सम्मान पुरस्कार भी मिले हैं। मैं देख रहा था कम से कम 2 दर्जन तो है ही हैं, तो उसके लिए तो एक कमरा आपको अलग से बनाना पड़ा होगा घर में। बस रखे हैं सर। बधाई आपको, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा और लिखा। अब हम थोड़ा कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर चलते हैं, और कुछ और सवाल जोशी सर और मैम भी आपसे करेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने अब तक जितने मंचों पर कविताएं पढ़ी, हालांकि ये सवाल बड़ा बेमानी सा लगता है मुझे, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि अच्छा भी लगता है पूछना। तो आपने सबसे ज़्यादा अपनी कौन सी कविता पढ़ी, वो कविता हम सुनना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा जो आप पढ़ती हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरी सबसे सुपरहिट कविता है, या गज़ल है, या गीत है, या मुक्तक है, जो भी क्षणिका है, वो हम सुनना चाहेंगे। और उसके बाद एक व्यंग आपसे ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि जो दुनिया में इतने तनाव हैं कि थोड़ा मन हल्का होना भी ज़रूरी है। जब मुझे उत्तराखंड, ये देहरादून नेशनल चैनल पे, DD चैनल पे, जब मुझे पहली बार काव्य सम्मेलन के लिए बुलाया गया था, काव्य पाठ के लिए, तो वहां पे मैंने एक गीत गाया था, और वो मुझे बहुत पसंद है और सब लोगों को बहुत पसंद आता है, और वो मैंने बहुत ज्यादा सुनाया है हर जगह, और वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। उसको मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। वैसे भी मैं अमूमन प्रेम और श्रृंगार की कविताएं ही लिखती हूँ, और अधिकतर विरह है। और ये वाली जो कविता मैंने वहां सुनाई थी, ये मैंने मंचों पे बहुत सुनाई हुई है। इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया, इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया,
सांस में सांसें घुली मन आशिकाना हो गया, इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया। इस कदर छाया नशा की आंखें भी भरमा गई, इस कदर छाया नशा के आंखें भी भरमा गई। ये धरा छत बन गई, अंबर सिराना हो गया, इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया। कल तलक हम अजनबी थे, आज हम राज हैं। कल तलक हम अजनबी थे, आज हम राज हैं। शुक्र है अल्लाह का तीरे निशाना हो गया, इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया। दिन में तेरा जिक्र है, रातों को है तेरा ख्याल। दिन में तेरा जिक्र है, रातों को है तेरा ख्याल। इश्क से रोशन हुआ, खुद से बेगाना हो गया, इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया। तितलियां उड़ने लगी, भंवरे भी गुंजन कर रहे। तितलियां उड़ने लगी, भंवरे भी गुंजन कर रहे। दिल की बगिया का मेरे मौसम सुहाना हो गया, इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया। रास्ते गुलजार है और चार सू ही बहार है, रास्ते गुलजार है और चार सू ही बहार है। जब से मेरे दर पे तेरा आना जाना हो गया, इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल तलक तेरे जो पहुँचे मुतमईन हम हो गए, दिल तलक तेरे जो पहुँचे मुतमईन हम हो गए। यावर थे मुस्तकिल, अब ये ठिकाना हो गया, इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया। क्या धन्यवाद। बात, क्या बात। वाह, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और वाकई हम सब का दिल भी दीवाना हो गया जिस तरह से आप लिख रही हैं, पढ़ रही हैं, गा रही हैं। हम सब जो है आपके बहुत बड़े प्रशंसक बन चुके हैं। और मंजू आर्या जी कह रही हैं कि बहुत सुंदर। मंगेश रोटे जी कह रहे हैं वेरी वेल मैम। और मंजू आर्या जी कह रहे हैं दिल तलक तेरे जो पहुँचे, उस पर वाह कर रही हैं। और फरीदा सोग जी, हरीश चंद भट्ट जी, अनीता रावत जी, भास्कर मंडल जी, मनमोहन चौधरी जी कह रहे हैं कि बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ बहुत शानदार पर्सनालिटी आज के शो में आई हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे दर्शकों का। और फरीदा सोग मैम आपका नंबर मांग रही थी, तो मैंने आपको मैसेंजर पर भेज दिया आज की हमारी जो मेहमान हैं उनका, आरती मैम का नंबर। तो आप उनसे रब्ता कायम कर सकती हैं जब आप चाहें, जब आप फुर्सत में हो शो के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वाकई बहुत बढ़िया आपने लिखी और उतनी बढ़िया तरन्नुम में पढ़ी जो आपने गज़ल थी। तो अब हम व्यंग की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद हमारे आज के जो हमारे सीमा मैम और जोशी सर आपसे गुफ्तगू करेंगे थोड़ी देर। तो व्यंग हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि मुस्कुराहट जो है लाना आज किसी के चेहरे में सबसे कठिन काम है। जी बिल्कुल। अब सीमा मैम तो हमेशा मुस्कुराते रहती हैं, तो उसका राज क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम चाहते हैं कि सारी दुनिया ऐसे ही मुस्कुराती रहे जैसे मैम मुस्कुराती हैं। मेरी मुस्कुराहट का राज ये है, आप इतने चमकते दमकते सितारे लेकर आते हैं और आप इतनी खूबसूरती से सवाल करते हैं। जोशी जी इतना बढ़िया प्रश्न लेके आते हैं, तो मैं एक वीरवार के बाद दूसरे वीरवार तक मुस्कुराती ही रहती हूँ। और इतनी खूबसूरत आवाजों से आप परिचय कराते हैं। कहते हैं लहजा की जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, ये आरती मैम के लिए है कि लहजा की जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज को चूम लूं। बहुत खूबसूरत आवाज है और बहुत खूबसूरत अंदाजे बयान है। तो सुनते हैं आप व्यंग की बात कुछ। जी व्यंग्य मैंने
हिंदी के व्यंग्य तो मेरे कहीं लिखे होंगे, वो मिल नहीं रहे, पर एक गढ़वाली का व्यंग्य लिखा था मैंने, नेताजी लोगों पर लिखा हुआ है। और एक ये है कि गढ़वाली में कि सजावट च बनावट च दिखावट च, कि सजावट च बनावट च दिखावट च तभी तो संस्कारों में गिरावट च, अब दूर तक कोई वफादार नहीं दिखिंदो, कि दूर तक कोई वफादार नहीं दिखिंदो, सुंड में आई कि लोण में भी मिलावट छ, सुंड में आई कि लोण में भी मिलावट छ। क्या बात, क्या बात। तो गढ़वाली कुछ एक खैरी जो विपदा छ, कि नेताजी जो अभी नया नया छन वो बुना छन कि अबर इदो मिन भी सोची चुनाव जरूर लड़न वे, कि अबर इदो मिन भी सोची चुनाव जरूर लड़न वे, बहुत कुआं का मेंढ खवे गया देश विदेशों घूमन वे, बहुत कुआं का मेंढ खा रह गया देश विदेशों घूमन वे। तो लोगों ने बोली कि हे लाटा हेरा भेरा छन पुंगड़ा कुड़ी भी खंदवारनी, किले अपड़ो कपाल फुंडू तेरी नेता बनने ओनारनी, कि किले अपड़ो कपाल फुंडू तेरी नेता बनने ओनारनी। तो मिन बोली कि तो पंगड़ियों की 4 दाणियों, कि तो पंगड़ियों की 4 दाणियों मेरो प्योट नहीं भरेणु, अति छोटी सी कुठरी पर रोणो अब मौन नहीं बोलेणु। तो लोगों ने बोली कि अरे नीच तुए मुंह बन बनी का टोपला रुपया भी द्विचारनी, कि नीच तुए मुंह बन बनी का टोपला रुपया भी द्विचारनी, नाच तुए मुंह लंबो कुर्ता चूड़ीदार सुलारनी, कि नाच तुए मुंह लंबो कुर्ता चूड़ीदार सुलारनी। तो मिन बोली कि अरे चुनाव जीत जालू तो टोपला गिफ्ट पालूमी, कि अरे चुनाव जीत जालू तो टोपला गिफ्ट पालूमी, और सुलार कुर्ता बन बनी का वसगट भी सिलालूमी, कि सुलार कुर्ता बन बनी का वसगट भी सिलालूमी। तो लोगों ने बोली कि तो दल बदलू का घिमसाण में, कि तो दल बदलू का घिमसाण में लोण जन पिसीण तुन, और तोन मोटर कार में रोण अटैर जन घिसीण तुन, कि तो दल बदलू का घिमसाण में लोण जन पिसीण तुन, और तोन मोटर कार में रोण टैर जन घिसीण तुन। तो मिन बोली कि 4 दिन की चांदनी अबर मिन भी देखण बे, कि 4 दिन की चांदनी अबर मिन भी देखण बे, और हर जीत जो भी भली स्वाद जरूर चखण बे, कि हर जीत जो भी भली स्वाद जरूर चखण बे। अब स्वाद चखेली देखा अब कि चकड़े तू का बीच में गेंदा बड़ी गाय में, कि चकड़े तू का बीच में गेंदा बड़ी गाय में, दारू पिले रुपया खिले और सबन खूब लते आयु में, कि मिन दारू पिले रुपया खिले और सबन खूब लते आयु में। निबंध में नेता पेता, अब निबंध में नेता पेता मेरा अपना गांव गुठियार छन, और हेरा भैरा छन पंगड़ा लोग मायादार छन, कि हेरा भैरा छन पंगड़ा लोग मायादार छन, छोड़ी जोन मेरो मुल्क, कि छोड़ी जोन मेरो मुल्क पूरी तो की खंडवार छन, और कन में बन छ में नेता मे पर मन क्यों के अनवार छन, मे पर मन क्यों के अनवार छन। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो है बड़ा प्रिय विषय है, नेता और राजनीति व्यंग्यकारों का बड़ा प्रिय विषय है। तो आपने भी इस प्रिय विषय में हाथ साफ किया, बहुत अच्छा लिखा आपने कि किस तरह से नेताजी जो है लौट के बुद्धू घर को आए। इसको अगर संक्षिप्त में एक लाइन में कहा जाए तो यही कहा जा सकता है कि लौट के बुद्धू घर को आए। मंजुला पांडे जी कह रही बहुत बेहतरीन सत्य कविता और व्यंग। और सीमा मैम आपके लिए टिप्पणी आई है, वो कह रही कि सीमा मैम का तारीफ करने का अंदाज भी सबसे अलग और बेहतरीन है। तो आरती रावत जी और भास्कर मंडल जी भी शो में हम सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं लगातार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोशी सर, मंजू आर्य जी भी कह रही हैं कि बहुत लाजवाब व्यंग है। अब हम शो के अंतिम हिस्से में हैं और हम चाहेंगे कि आज के सवाल का जवाब अगर जोशी जी दें, लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि कुछ मैम से आपके सवाल हम चाहेंगे कि हों और कुछ नई बात आप निकालें, तो फिर हम शो को समापन की ओर लेके चलते हैं सर। नहीं, नई बात को निकालने का मतलब नहीं है, क्योंकि इनका जो बीजारोपण हुआ कविता का, वो उन्होंने कहा कि बिहार से हो, और बिहार से अपनी कविताओं से जो एक भाव यहाँ पर बनाया, उससे मुझे स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ लाइनें याद आ रही हैं।
आरती जी से काफी मन था कि संवाद करूं, क्योंकि जब आपने पोस्ट भेजी थी कि आज आरती रावत जी आ रही है, तो मुझे एक और कविता याद आई। और बीच में इन्होंने कहा कि इनका मन बड़ा खिन्न हो जाता है और ये घोटाले पे जांच पे एक कविता मुझे याद आई कि कैसा। तो मैं पहले स्वर्गीय रामधारी जी की कविता खलों के लिए कहीं भी नहीं स्वर्ग है, खलों के लिए कहीं भी नहीं स्वर्ग है, भलों के लिए यही स्वर्ग है। स्वर्ग क्या है? सदाचार है, मुक्ति का द्वार है। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग कोई धरा वर्ग है, जहां स्वर्ग के भाव हैं वही स्वर्ग है। तो जो इन्होंने भाव बनाए, आरती जी आपको हृदय से प्रणाम। बहुत सुंदर, क्योंकि एक कवित्री बनना और एक कलाकार बनना वो हमारे जैसे क्लर्क आदमी के लिए उनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। आपने ये कहा कि आपका नाम आरती था, तो मुझे एक हूबनाथ जी की कविता याद आई। जब डॉक्टर भट्ट ने आपका पोस्ट भेजी कि आज आरती जी आ रही हैं, तो मुझे याद आई कि एक प्रार्थना पे आरती प्रार्थना सब मिलते जुलते हैं। तो प्रार्थना पे एक हूबनाथ जी ने बड़े सुंदर भाव लिखे हैं। उन्होंने ये लिखा है कि कोई वक्त नहीं होता प्रार्थना का, कोई वक्त नहीं होता प्रार्थना का, न कोई तयशुदा जगह न मौसम। प्रार्थना में हाथ उठे न उठे, अहंकार उठना जरूरी है। प्रार्थना में हाथ उठे न उठे, अहंकार उठना जरूरी है। कोई रंग नहीं होता प्रार्थना का, न कोई ढंग होता है। प्रार्थना में नहीं होता कोई ईश्वर, न कोई धर्म न धर्मशास्त्र। शास्त्रों से परे होती है प्रार्थना। पूरी सृष्टि से जुड़ने, आप पूजा में बैठी हैं या बैठा हूं, तो पूरी सृष्टि से जुड़ने, पूरी कायनात अपने भीतर महसूसने, रोशनी का फूल बनकर, पहली बारिश की सीधी सुगंध सौंधी सुगंध बनकर, पूरी सृष्टि में अशेष भाव से समा जाने का हुनर है प्रार्थना। सूरज की तरह जलने, हवा की तरह चलने, नदी की तरह बहने, कुछ भी न कहने का नाम है प्रार्थना। सूरज की तरह जलने, हवा की तरह चलने और नदी की तरह बहने, कुछ भी न कहने का नाम है प्रार्थना। संसार में जो भी शुभ है, मंगलमय है, सुंदर है, सबका है, उसके साथ रहने का नाम है प्रार्थना। बड़ी सुंदर भूपनाथ जी ने लिखी कविता प्रार्थना पे। तो मुझे उस दिन से मेरे प्रार्थना के भाव भी बदल गए, प्रार्थना की डेफिनेशन ही बदल गई मेरी। और जो आपने कहा कि आप घोटालों को लेके परेशान हैं, आप जांच को लेके परेशान हैं, तो उस पर एक कविता है, बड़ी छोटी सी है। उसमें ये कविता ये है कि ये राम का देश है। अब राम को आज के राजनीतिक माहौल से मत तोलिएगा या उसको उसमें उस छन्नी से मत निकालिएगा। एक कवि का कहने का अंदाज है कि यह राम का देश है, उसी राम का जिसने पाषाण को प्राण दिए, शिलाखंड को अहल्या बनाया। आज उसी राम के देश में अनेकों नारियां शिलाखंड सा जी रही हैं। प्रताड़ना और शोषण की शिकार, दहेज की ज्वाला पर जलती हुई न तो सिसकती हैं न उफ करती हैं, क्योंकि पत्थर कभी बोलते नहीं, उन्हें सिर्फ सहना है। यह राम का देश है, उसी राम का जिसने नारी रक्षा के लिए रावण को ललकारा था। आज उसी राम के देश में नारी अस्मिता का मोल नहीं रहा। हजारों स्त्रियां लुट रही हैं, बलात्कार का शिकार हो रही हैं। वेदना किससे बांटें, न्याय किससे मांगें। बलात्कार का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होता। वे जीती हैं ढोती हुई तिरस्कार का बोझ। यह राम का देश है, उसी राम का जिसने धोबी के कहने पर सीता को त्याग दिया था। आज उसी राम के देश में रिश्वत, भ्रष्टाचार
और न जाने कितने घोटाले हैं, सबके आंख कान बंद हैं, जुबां पर ताले हैं। शोर होता है जब ज्यादा करते हैं जांच का वादा, जो आप कह रही थी। शोर होता है जब ज्यादा करते हैं जांच का वादा, जांच पूरी होने से पहले ही होता है कोई नया धमाका। फिर वही नाटक दोहराया जाता है, बस पात्र बदल जाते हैं और हमें प्रतिदिन रामराज के सपने दिखाए जाते हैं। आस्था पर छाए संकट के बादलों और निरंतर घटते जीवन मूल्यों के बीच, और निरंतर घटते मूल्यों और गहरे कोहरे के बीच कुछ ऐसा है अदृश्य सा, जो रामायण को इतना लोकप्रिय बनाता है कि हर कोई इससे कहीं ना कहीं जुड़ा पाता है। शायद इसीलिए कि ये राम का देश है, ये राम का देश। ये थी कविता। वाह, बहुत बढ़िया सर, शानदार। आपने तो बिल्कुल आज जो है चार चांद लगा दिए इस कवि सम्मेलन जो चल रहा था अभी तक मैम का, तो आपने इसमें और खूबसूरती बढ़ा दी इसकी। तो अब मैं चाहूँगा कि मंगेश रोटे जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया सुंदर रचना जोशी सर, और भास्कर मंडल जी आपको नमस्कार भेज रहे हैं। आपके पुराने जो सब ये साथी हमारे CCRT के मित्रगण हैं। तो आइए सवाल सर आज का है, इसका जवाब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। और कोई जवाब आया क्या? एक जवाब आया था सर। अच्छा, देखिए ये जो राष्ट्रपति महोदय हैं, आप कुछ गेस कर पाए कौन से राष्ट्रपति? नहीं, आपने राष्ट्रपति का नाम नहीं पूछा सर, आपने संस्था का नाम पूछा है। मैंने तो नहीं पूछा, लेकिन मतलब ये सर ऐसा काम तो APJ अब्दुल कलाम ही कर सकते हैं। नहीं, ये थे हमारे जिनका जन्मदिन मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इनको आज़ादी के बाद भारत में जब स्वतंत्र हो गया तो इनको यूनेस्को, वो संस्था थी, यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बॉडी का चेयरमैन बनाया गया। तो आज के प्रश्न का उत्तर है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका सही जवाब नहीं आया सर। एक जवाब आया था, उन्होंने मानवाधिकार आयोग लिखा था, जो कि गलत है। मानवाधिकार आयोग में बना भारत में, लेकिन ये 1950s की बात है, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को इसका एग्जीक्यूटिव बॉडी का चेयरमैन बनाया गया। जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत दिलचस्प सवाल था और उतना ही सरल शब्दों में आपने इसका उत्तर दिया। तो आरती मैम, आज जो है आपने शाम बहुत सुरमई बनाई, बहुत अच्छी बना दी। तो हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। इससे पहले कि मैम आपके तारीफ में, प्रशंसा में कुछ और शब्द कहें सीमा मैम, हम चाहेंगे कि कुछ और ऐसा अनकहा, अनछुआ रह गया हो जो आपको याद आ रहा हो, अरे यार ये तो मैंने बोला ही नहीं, ये तो सुनाया नहीं, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो वो हम आपसे सुनते हैं और उसके बाद शो को समाप्त करेंगे। सब सुनने को बहुत सारा है लेकिन एक गंगा पे एक कविता है जो मैं सुनाना चाहूंगी, और एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगी। मैं अपने एक राष्ट्रीय अधिवेशन में ये वहां गई थी, अंडमान निकोबार गई थी। तो वहां पे जो अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था, वहां पे प्रज्ञान पुरुष आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी के मुझे वहां जाने का मौका मिला। तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि वहां एक बार सबको जाना चाहिए, और खास करके हमारे देश के नेताओं को, क्योंकि वहां पे जो सेल्युलर जेल है काला पानी, उसको देख के जो अंदर जो फीलिंग आती है वो मतलब हम किसी के आगे बयां नहीं कर सकते हैं। देख के ही वहां के जो हमारे क्रांतिकारी रहे हुए हैं, और खास तौर पे सावरकर जी की जो कोठरी है वो देखना, और कैसे उन पे अंग्रेजों ने अत्याचार किया था वो देखना, वो सब देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वहां शाम को एक लाइट एंड शो प्रोग्राम होता है, उसमें वो लोग जो कुछ भी उस दौरान हुआ था उसको सुनाते हैं, केवल आवाज के जरिए सुनाते हैं। और जिस
के बारे में सुनाया जाता है, तो वहां पे जो शेल्स बनी हुई हैं तो वहां की लाइट जलती जाती है और ऐसा लगता है कि वहां से आवाजें आ रही हैं कि कैसे मारते थे, कैसे क्या करते थे, तो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वहां जाके आदमी को जिंदगी की हकीकत पता चलती है कि हम जो इतने उससे शान से जीते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारी इस जिंदगी के पीछे कितनों ने अपनी जानें दी और कैसे हम आज इतने स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम लोगों में इतना गुरूर आ जाता है किसी भी बात से कि हम उन सबको भुला देते हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है। तो वहां पे क्योंकि चारों तरफ समंदर ही समंदर है, तो जो वो जेल है तो वो भी ऑक्टोपस जैसा होता है वैसी ही है, और उसका बस एक ही दरवाजा होता है, कहीं से भी जाएगा आएगा आदमी, लास्ट में एक ही दरवाजे पे जाएगा। और इतनी छोटी छोटी है, खुली है, और दीवारें इतनी छोटी है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से इंसान भाग नहीं सकता, भागेगा तो लौट के आएगा, कहाँ जाएगा, समंदर में कितने दिन तैरेगा। अगर चेन्नई मद्रास कहीं जाना भी होगा, कोलकाता सॉरी जाना भी होगा तो कितना 4 दिन थोड़े ना तैरेगा, 3 दिन थोड़े ही ना तैरेगा, हवाई मार्ग से जाएगा तो कैसे जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो वहाँ क्राइम नहीं है, बहुत पीसफुल है। और वहां पे जो द्वीप थे, वहां पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, पहली बार वो गए थे और उन्होंने जब वहां पे झंडारोहण किया था, वहां पे जितने भी आइलैंड हैं वहां पे हमारे इंडिया का झंडा लगा हुआ है हर आइलैंड पे। और वहां पे उन्होंने इस समय वहां के नाम बदले हैं। जो रॉस आइलैंड था उसका उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा हुआ है, नील आइलैंड को उन्होंने शहीद द्वीप कहा है, और जो हैवलॉक था उसको स्वराज द्वीप कहा है। बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके नाम से वहां के द्वीपों का नाम रखा गया है और उनको इस तरह से श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया। तो वहां की जो यात्रा थी वो मेरी बहुत यादगार रही है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि अगर किसी को मौका मिले तो जरूर जाइएगा। कि कितना जितना खूबसूरत है उतनी ही रोमांचक भी बोलेंगे और रोंगटे खड़े करने वाली भी बोलेंगे, वैसी वहां की कहानी भी है। तो उसे जरूर आप एक बार देखिएगा। तो मैं ये बात कर रही थी कि मैं गंगा पे सुनाना चाहूंगी, मुझे दिल के करीब है ये कविता, इसलिए मैं सुनाना चाहती हूँ। तो आप लोग मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा, सुनिएगा। गौमुख से विहार करती निकल पड़ी हरिद्वार को मैं, कि गौमुख से विहार करती निकल पड़ी हरिद्वार को मैं, बिछड़ के माँ के आंचल से कितना तरसी हूँ प्यार को मैं। क्योंकि दूषित कर दिया है लोगों ने कि बिछड़ के माँ के आंचल से कितना तरसी हूँ प्यार को मैं। कौन कौन ना घाट संवारे, किस किस के ना धोए पाप, कौन कौन ना घाट संवारे, किस किस के ना धोए पाप, गुना जोड़ कर प्यार मिलेगा छोड़ चली घर द्वार को मैं, गुना जोड़ कर प्यार मिलेगा छोड़ चली घर बार को मैं, बिछड़ के माँ के आंचल से कितना तरसी हूँ प्यार को मैं। नित नित मैंने जगत को तारा, मलिन हो गई पावन धारा, नित नित मैंने जगत को तारा, मलिन हो गई पावन धारा, अब अपने उद्धार की खातिर कोसू हूँ सरकार को मैं, कि अब अपने उद्धार की खातिर कोसू हूँ सरकार को मैं, बिछड़ के माँ के आंचल से कितना तरसी हूँ प्यार को मैं। राजा भगीरथ क्यों कर सुन ली मैंने तेरी करुण पुकार, राजा भगीरथ क्यों कर सुन ली मैंने तेरी करुण पुकार, तार के तेरे हजार पुरखे खोजूं तारनहार को मैं, तार के तेरे हजारों पुरखे खोजूं तारनहार को मैं, बिछड़ के माँ के आंचल से कितना तरसी हूँ प्यार को मैं। कि निर्मल गंगा निश्चल गंगा चाहे करो कोई अभियान, निर्मल गंगा निश्चल गंगा चाहे करो कोई अभियान, पा न सकूंगी इस जीवन में शिवलट सी जलधार को मैं,
कि पा न सकूंगी इस जीवन में शिवलट सी जलधार को मैं। बिछड़ के माँ के आंचल से कितना तरसी हूँ प्यार को मैं। हे मानव कर कृपा जरा सी विनती करे ये ब्रह्म सुता। हे मानव कर कृपा जरा सी विनती करे ये ब्रह्म सुता। और न दूषित करना मुझको हर लूंगी संसार को मैं। और न दूषित करना मुझको हर लूंगी संसार को मैं। और न दूषित करना मुझको हर लूंगी संसार को मैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत मीठी आवाज। और गंगा का जो जिक्र आपने किया, गौमुख से आते आते यहाँ तक गंगा को हमने कितना अपवित्र कर दिया है, गंदा कर दिया है। हम अपने बच्चों को ये संस्कार डालें, क्योंकि हम अध्यापक हैं और कहते हैं कि अध्यापक से हर चीज पूरी हो जाती है। तो हमें भी ये सिखाना होगा कि हम किस तरह से गंगा को साफ रखें, और गंगा हमारी जीवन दायिनी है। और आपकी आवाज, मीठी आवाज से तो और भी जीवन दायिनी हो गई है। और शो का जैसे वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन मेरी सभी जो हमारे दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ये जरूर कहूंगी मैं कि हम हर वीरवार को एक नए सितारे के साथ यहाँ पर आते हैं। और आपकी आवाज के लिए अगर दो बात ना कहूं तो भट्ट जी मुझे फिर कहेंगे कि सीमा मैडम दो अच्छी सी बातें कह दीजिए। तो मैं कहना चाहूंगी कि धीमे सुरों में कोई मधुर गीत छेड़िए, धीमे स्वरों में कोई मधुर गीत छेड़िए, ठहरी हुई हवाओं में जादू बिखेरिए, लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज के साथ छेड़ दे कोई गजल एक नए अंदाज के साथ। आपकी आवाज बहुत मीठी है मैम, और ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने बहुत ही अच्छी कविताएं सुनी, व्यंग सुने, और आपने हमें हिंदी की बहुत सारी विधाओं से जो परिचय कराया वो वास्तव में बहुत ही उम्दा है, बहुत अच्छा है। और आपका जो कहने का तरीका है, लहजा है, वो बहुत ही मिठास भरा हुआ है। और इसीलिए हमारा टीचर शो द टीचर शो कहलाता है, क्योंकि मैं इसका हिस्सा हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मैं हर वीरवार को बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के साथ यहाँ पर मिल पाती हूँ। और इसलिए हमारा शो द टीचर शो कहलाता है, क्योंकि हम और हमारे टीचर्स समाज के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। हम हमारे जैसे कि अब भट्ट जी कहेंगे, सीमा मैम आपके नाम के अनुरूप समय सीमा समाप्त हो रही है, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई है। और एक बार और ये कहना, मैडम मेरी आवाज नहीं, बीच में आपका माइक म्यूट हो गया था, आप बोलिए जी। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी अपने दर्शकों को भी और अपने मेहमान से भी कि दुनिया में हर मिलन की तकदीर है जुदाई, लेकिन समझ किसी को ये बात ही ना आई, ये डूबता दिवाकर रोके नहीं रुकेगा, उम्मीद में सुबह की दो शाम को बधाई। तो हम वीरवार में हर वीरवार को इस उम्मीद से कि अगली शाम यानी कि अगले वीरवार हम एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व को लेकर यहाँ पर उपस्थित होंगे और उनसे अच्छी वार्ता चलेगी। और आपके साथ आज की शाम बहुत यादगार रहेगी। आपने हिंदी की बहुत सारी विधाओं से हमें परिचित कराया है। आरती मैम, आपकी पवित्र आवाज और आपकी सोच को बहुत बहुत नमन। और चलते हैं भट्ट जी की ओर समापन के लिए। जी भट्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपका आभार मैम, आप सबका आभार, जोशी सर का बहुत आभार, और हमारी आज की मेहमान आरती रावत पुंडीर मैम का विशेष आभार, सीमा मैम तो सदाबहार है, उनका भी आभार, और बहुगुणा जी जो थोड़ी देर के लिए आए और फिर चले गए, उनका भी थोड़ी देर के लिए आभार, और हेमंदा जो आज नहीं आ पाए उनका सबसे अधिक आभार, की इस उम्मीद में कि वो अगली बार जरूर आएंगे। माया ऑप्टिकल्स का तो हृदय से आभार, और जितने लोगों तक उनका चश्मा पहुंचा है उन सब की ओर से भी बहुत बहुत आभार माया ऑप्टिकल्स के विजय श्रीवास्तव और विक्की श्रीवास्तव दोनों भाइयों का, कि उन्होंने लगातार इस शो को जीवंत बनाए रखने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। हालांकि उनका डायरेक्ट रूप से सरकारी शिक्षा से कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस का कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम सबको प्रोत्साहित करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम सबको ऐसा ही होना चाहिए जैसा माया ऑप्टिकल्स के हमारे मित्रगण हैं। तो मित्रों, ये 195वां एपिसोड था। जी सर। आरती मैम के जो गुरु नथानी जी जिन्होंने इनको इंस्पायर किया, उनके प्रति भी आभार।
कि अच्छी कविता। नैथानी जी हमारे शो में भी आए थे सर, 1 साल से ऊपर हो गया है लगभग। हमारे शो में आए थे, बहुत अच्छे कवि हैं नीरज नैथानी सर। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ऐसी प्रतिभाओं को मंच देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और हमें भी अगर कोई ऐसा गुरु मिला होता तो क्या पता हम भी अंडमान निकोबार घूम आए होते अब तक। तो अच्छा है, बहुत आप सौभाग्यशाली हैं कि शहीदों के उस तीर्थ स्थल तक जाने का आपको अवसर मिला। हम भी कोशिश करेंगे कि ईश्वर हमें वहाँ तक कभी ले जाएं तो हम भी उसके दर्शन करें। तो मित्रों, इससे पहले के 194 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं। आप सब लोग अगर उन इंटरव्यूज़ को, उन साक्षात्कारों को, उन बातचीतों को देखना चाहते हैं हमारे सरकारी और असरकारी शिक्षकों से, जो भारत से भी और भारत के बाहर से भी थे, तो हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर जाकर उसको देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उसको देखेंगे तो सरकारी शिक्षा के प्रति, सरकारी शिक्षकों के प्रति देश में और सकारात्मक वातावरण बनेगा। जैसा कि मैम ने कहा कि जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें तमाम तरह की अच्छी बुरी खबरें छाए रहती हैं, खासकर सरकारी शिक्षकों और शिक्षा को लेके, क्योंकि बहुत सॉफ्ट टारगेट है शिक्षक। पता है कि इसको कुछ भी कह लो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी छाप दो, कुछ भी दिखा दो, कुछ कहने वाला है नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हम उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए शो लेकर के आए हैं, ताकि हमारे जो ऊर्जावान शिक्षक हैं उनका उत्साह बना रहे। वो देखें कि हमारे बीच कैसी कैसी प्रतिभाएं हैं, कैसे कैसे विलक्षण लोग हैं जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के साथ साथ ये सब काम भी कर रहे हैं, जो समाज के लिए, संस्कृति के लिए, कला के लिए, साहित्य के लिए समर्पित होकर कर रहे हैं। तो इसी अवधारणा को लेकर हमने 14 जून 2020 को कोरोना काल में लॉकडाउन में ये शो शुरू किया था और अभी तक 195 एपिसोड हो चुके हैं। अनवरत यात्रा जारी है। अगले बृहस्पतिवार को हम एक नए मेहमान, एक नए साथी के साथ द टीचर शो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जोशी सर कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ? नहीं सर, मैं कुछ कहना कहिए मैम, आप ही कह दीजिए। कहना चाहता हूँ, भूल गया। चलिए, अब तो याद आ जाएगा आपको जब तक आरती मैम की बात पूरी होगी। जी आरती मैम। जी आरती मैम बोलिए। मुझे लग रहा है आरती मैम का फ्रेम जो है फ्रीज हो गया, कुछ शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो जोशी सर, आपको अगर याद आ गया हो तो आप जो है अपनी बात। जी 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 कहिए मैम। सर, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैम, कहिए। आप लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे अपने शो में बुलाया और प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग दिखते नहीं हैं लेकिन बैक स्टेज बहुत सारा काम करते हैं, उनको भी मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सीमा मैम के लिए कहती हूँ कि आप जितनी खूबसूरत दिखती हैं, आपकी आवाज उतनी खूबसूरत है। मैं तो कायल हो गई आपकी आवाज की, बहुत मिठास है, बहुत सुंदर है। और आपसे मिलकर, आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगी कि आपसे मेरा जो ये परिचय है, ये मुलाकात है, ये हमेशा बनी रहे और कुछ मैं आपसे भी सीखूं। जो जो मुझे आपसे सीखने को मिलेगा मैं आत्मसात करूंगी। आदरणीय भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भट्ट जी से भी मैं चाहूंगी कि हम लोग आपस में हमेशा टच में रहें और मुझे आप लोगों जैसे जो ज़हीन लोग हैं उनसे सीखने को बहुत कुछ मिले। आदरणीय सर को भी प्रणाम और हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में कहावत है, थैंक यू फॉर सेइंग थैंक यू। ठीक है, तो हम आपको धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के इसी सिलसिले के साथ एक धन्यवाद मेरी ओर से भी सब स्वीकार कर रहे हैं, हमारे दर्शक स्वीकार कर रहे हैं आज का धन्यवाद। तो मित्रों, अगले बृहस्पतिवार को मिलेंगे ऐसे ही एक विलक्षण सरकारी लेकिन असरकारी शिक्षक साथी के साथ, ठीक 7 बजे अगले बृहस्पतिवार को। तब तक के लिए हम सबको अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। देखते रहिए द टीचर शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो
हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर